हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी हम कर रहे हैं परिसज्जा। परिसज्जा हमने देखा था, कुछ यांत्रिक परिसज्जाओं पर चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने कुछ रासायनिक परिसज्जाओं पर भी चर्चा किया था। हम कर रहे थे रंगों के द्वारा अपने कपड़ों पर परिसज्जा। रंगों के द्वारा रंगाई और छपाई की विधि से हम परिसज्जा कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने जब रंगाई छपाई से परिसज्जा करने का सोचा, तो हमने सबसे पहले रंगों के बारे में बात की। हमारे कुछ प्राकृतिक रंग थे, कुछ हमारे जो है कृत्रिम रंग थे। हमने उनको समझा। फिर साथ ही साथ हमने रंगाई की विधियों को भी देखा कि किस तरह से हम वस्त्रों की रंगाई करते हैं। वस्त्र की रंगाई करते हैं, धागे की रंगाई करते हैं, रेशे की भी रंगाई करते हैं। तो हम रेशे या फिर धागे या फिर वस्त्र इन्हीं तीनों तरह से अपने वस्त्रों को रंगते हैं। अब हमने रंगाई तो देख ली, अब बात आ गई छपाई की। अब हम छपाई क्यों करते हैं? तो वस्त्रों में विविधता और नवीनता लाने के लिए रंगाई के साथ-साथ हमें छपाई की भी आवश्यकता होती है, हम छपाई भी करते हैं। भारत में आज से नहीं, बहुत पुराने समय से छपाई किया जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ़ हाथ से छपाई होती थी, हाथ से यानी कि ठप्पे द्वारा। ठप्पा का मतलब जो लकड़ी का ठप्पा होता है, तो पहले हम उसके द्वारा छपाई करते थे। लेकिन तब इसमें क्या होता था, बहुत अधिक समय और श्रम लगता था। अब हमारी जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई है, हमें कपड़ों की इतनी आवश्यकता है, हमारे पास देखें तो अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं। हर कपड़े का अपना अलग डिज़ाइन है, हर कपड़े का रंग अलग है। हमारे पास बहुत ज़्यादा 2 कपड़े एक रंग के हो सकते हैं। बाकी हमारे पास जितने कपड़े हैं उतने रंग के हैं और जितने कपड़े हैं उतने उसमें डिज़ाइन हैं, उतना उसमें अलग-अलग छपाई है। तो हम अपने कपड़ों में विविधता लाने के लिए, उसमें नवीनता लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम छपाई का भी कार्य करते हैं। ठीक? अब आज के समय में मशीनों से भी छपाई हो रही है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले हाथ से काम होता था। आप पता है आपको कि हाथ से जब काम होता था तो बहुत समय लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मशीनों से कार्य किया जा रहा है, तो हमें क्या होती है? कार्य भी जल्दी हो जाता है और हम और भी अनेक प्रकार के डिज़ाइन, रंग तैयार कर पाते हैं, छपाई भी कर पाते हैं, नमूने भी बना पाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम कुछ बातें समझते हैं। ये तो वही बात है कि जब वस्त्रों की सतह पर विभिन्न रंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो वही आपकी छपाई कहलाती है। आप सब इससे अवगत हैं। अब हम बात कर लेते हैं छपाई के चरण की। छपाई के कुछ चरण होते हैं, तो हम उन चरणों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते क्या हैं? छपाई के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो छपाई करने की कुछ चरण होते हैं, हमें इन्हें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले कलाकारों के द्वारा नमूने को तैयार किया जाता है। अब जिस नमूने को हमें छापना है, उस नमूने को हमें तैयार करना होता है। अगर बात करें कि मान लेते हैं अगर हम ठप्पा छपाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें उस लकड़ी के ठप्पे पर नमूने भी तो बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कलाकारों के द्वारा नमूने को तैयार किया जाता है। अब जब नमूने को तैयार कर लेते हैं तो उपयुक्त तथा आकर्षक डिज़ाइन का चुनाव करते हैं। मतलब आप उस पर जो कलाकार हमारे नमूने बनाते हैं, तो नमूने भी ऐसे-वैसे थोड़ी ना बना देते हैं। पहले वो उसके बारे में देखते हैं, उसको समझते हैं कि कौन-सा नमूना इस पे उपयुक्त होगा। फिर नमूने का जो है चुनाव करते हैं जो आपका आकर्षक और उपयुक्त नमूना होता है। चुने हुए डिज़ाइनों का सैंपल तैयार करते हैं। अब जैसे हमने पहले नमूना चुन लिया कि हाँ, ये नमूना अच्छा है। फिर उसका हम सैंपल बनाते हैं। अब सैंपल में रंग संयोजित करते हैं।
पहले हम सैंपल तैयार करते हैं, फिर सैंपल पे हम नमूने या मतलब सैंपल पर हम रंग को संयोजित करते हैं। फिर न नमूनों की ज़िंक प्लेट पर खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? किस प्लेट पर? ज़िंक प्लेट पर हम उसकी खुदाई करते हैं। अब खुदाई करने के बाद क्या करते हैं? खुदाई करने के बाद ज़िंक प्लेट से डिज़ाइन को पेंटोग्राफ विधि द्वारा रोलर पर उतारना, मतलब कि पेंटोग्राफ विधि से हम इसको रोलर पर उतारते हैं। अलग-अलग रंगों के लिए अलग-अलग रोलर पर नमूने बनाए जाते हैं। अब एक ही रोलर पर हम एक ही रंग का तो लगा नहीं सकते हैं, तो हमें अलग-अलग रंगों के लिए अलग-अलग रोलर पर नमूने बनाने होते हैं। अब अंकित रंगों को धोकर या अन्य विधि से हम निकाल लेते हैं जो अतिरिक्त हैं, सॉरी, जो आपके अतिरिक्त रंग हैं। जैसे आपने जब उस पे रोलर पे रंग लगाया तो जो आपका अतिरिक्त रंग था, आपने उसे धोकर या कोई और विधि है आपके पास निकालने की, तो उस विधि से आपने क्या किया, जो आपके पास अतिरिक्त रंग था, आपने उसको निकाल दिया, ठीक? छपाई के दौरान रंग को सुखाना तथा भाग के द्वारा उसे पक्का करना, ये भाप है, ठीक? तो क्या करना, फिर जब उस पर आप छपाई कर देंगे कपड़ों पर, तब उसको आप सुखाएँगे, सुखाने के बाद उसको भाप के द्वारा पक्का बनाया जाता है, किसको? जो हमने छपाई की होती है, ठीक? तो ये तो हमारे चरण होते हैं, एक बार हम चरण को वापस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब आप छपाई के चरण पे आते हैं, तो सबसे पहला चरण आप क्या करते हैं? तो आप कलाकारों के द्वारा नमूने को तैयार करते हैं। कलाकारी कलाकारों के द्वारा नमूने को तैयार करने के बाद आप उपयुक्त तथा आकर्षक डिज़ाइन का चुनाव करते हैं। फिर चुने हुए डिज़ाइन का आप सैंपल तैयार करते हैं। जब हम चुनाव कर लेते हैं, चुनाव करने के बाद हम सैंपल को बनाते हैं या सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल में रंग संयोजन करते हैं, फिर नमूनों को जिंक प्लेट पर खुदाई करते हैं, ठीक? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जिंक प्लेट से डिज़ाइन को पेंटोग्राफ विधि द्वारा रोलर से उतारना होता है। अब अलग-अलग रंगों के लिए अलग-अलग रोलरों पर हमें नमूने अंकित करने होते हैं। अतिरिक्त रंगों को धोकर या फिर कोई और विधि है हमारे पास तो उससे हम जो अतिरिक्त रंग होते हैं उनको हटा देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद छपाई के दौरान रंग को सुखाते हैं और भाप के द्वारा हम इसे पक्का बनाते हैं। ये तो रही बात हमारे जो रंग हम छपाई कर रहे हैं उसके चरणों की बात, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम छपाई क्यों करते हैं। अब आपके पास रंग-बिरंगे कपड़े आ जाएँ, सिर्फ़ सादे-सादे आ जाएँ, तो उतने आकर्षक नहीं लगेंगे। वहीं उस पर कुछ नमूने बना दिए जाएँ। अगर मान लेते हैं आपके पास ये आपकी विधियाँ आ गई, यहाँ पर हम थोड़ा-सा स्पीड से समझते हैं। ये रहा आपका कपड़ा और ये रहा आपका कपड़ा, ये रहा आपका कपड़ा, ठीक? हमने 3 कपड़े ले लिए। अब हमने सिर्फ़ इसको लाल कर दिया, ये पीला हो गया, नीला हो गया। ये एक कपड़ा ले लिया, वहीं हम मानते हैं ये दोनों हमारा लाल-पीला हो गया। ये आपका रेड हो गया और ये आपका येलो हो गया। वहीं हमने बगल में एक रेड कपड़ा और ले लिया। अब इस पे हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों पर सिर्फ़ कलर ही कलर हैं। लेकिन वहीं हमने इस पर छोटा-छोटा नमूना बना दिया, माना हमने सिर्फ़ एक छोटी-छोटी व्हाइट-व्हाइट गोली ही बना दी, या फिर आपका ये रेड है तो हमने इस पे ग्रीन लगा दिया या फिर येलो रख दिया, व्हाइट रख दिया, कोई भी कलर का छोटा-छोटा बूंदा रख दिया। तो ये ज़्यादा आकर्षक लगेगा और ये इनसे भिन्न भी होगा। तो हम अपने कपड़ों पर विविधता लाने के लिए क्या करते हैं, छपाई करते हैं। आकर्षक हो, विविधता आए, नवीनता आए, इसके लिए हम छपाई कर लेते हैं, ठीक? हमने छपाई के चरण तो समझ लिए। अब हम देखते हैं कि छपाई की कुछ विधियाँ भी होती हैं। आप किस तरह से छपाई करते हैं? तो इसमें आपके छपाई की कई विधियाँ आती हैं। सबसे पहली विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ये ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? इसे हम ठप्पा छपाई के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश इसका ध्यान रखिएगा, ये आपको इस तरह से भी ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ब्लॉक छपाई, ठीक?
ये ठप्पा छपाई नहीं आएगा या फिर आएगा भी तो आपको ध्यान रखना है ब्लॉक के बारे में। इस पे हम ये समझते हैं, सबसे पहले आपको इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या? कि ये सबसे प्राचीन हस्तविधि है और लकड़ी के ठप्पे पर नमूनों को अंकित किया जाता है। अब हम इसमें कोई और समझे या ना समझे, हमें ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखा होगा और मुझे विश्वास है कि आप में से सभी ने कभी न कभी वो जो मंदिर के पास या फिर मेले में जो मेहंदी छापी जाती है, इस तरह से एक गोल सा ठप्पा या चौकोर सा ठप्पा जैसा भी ठप्पा होता होगा, तो आपने देखा होगा क्या करते हैं, बगल में उनके पास रंग होता है मेहंदी वाला और वो क्या करते हैं उसमें अपने ठप्पे को डुबोते हैं। अगर उसमें अतिरिक्त रंग लग जाता है तो बगल में एक कपड़ा रखते हैं, उसमें वो पहले थाप देते हैं, उसके बाद आपके हाथ पर उसको चिपकाते हैं। तो जिस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन आपके हाथों पर छापी जाती है, ठीक वैसे ही प्लेन कपड़े पर हम ठप्पा छपाई करते हैं। अब इतना आप समझ गए हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में वो नमूना आ गया होगा कि किस तरह से हम इस नमूने की छपाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लकड़ी के ठप्पे का उपयोग करते हैं और ये क्या होता है, उन लकड़ी के ठप्पों पर हम नमूने को अंकित करते हैं, ठीक? क्या हम इतना ही समझ लें? वैसे तो हमें समझ में आ गया है कि ये ठप्पा-छपाई क्या है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा इसमें समझ लेना है, सुन लेना है, बाकी काम के जो था आपका नोट डाउन है, ठीक? तो वस्त्रों पर नमूने छापने की ये सबसे प्राचीन विधि है, आपको पता है। ये बहुत धीमी विधि है। इससे आप जो है अगर आपको व्यापारिक स्तर पर कपड़ों का उत्पादन करना है, आपको पता है कि हमारे कपड़ों की हमारी कितनी डिमांड बढ़ गई है। तो ये छपाई आपकी क्या है बहुत धीमी होती है और इससे बने वस्त्र भी क्या होते हैं सस्ते नहीं होते हैं क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और श्रम भी अधिक लगता है। इसीलिए ये छपाई जो है आपका बहुत महँगी होती है, सस्ती नहीं होती है। और जो है ये कम अगर आपके पास बहुत लंबे वस्त्र हैं तो उन पर ये छपाई करना थोड़ा आसान नहीं होता है। हम कम लंबाई वाले वस्त्रों पर ही ठप्पा छपाई का उपयोग करते हैं। तो हाथ से ठप्पा छपाई करने के लिए पहले आप क्या करते हैं नमूनों को लकड़ी के ठप्पों पर उभारते हैं। ठप्पे के ऊपरी भाग पर रंग का हम लेप लगाते हैं और जब लेप लगे हुए ठप्पे को वस्त्र के तल पर निश्चित स्थान पर हाथ से ज़ोर से हम दबा देते हैं। अब जब हम उसे ज़ोर से दबा देते हैं तो जो उसपे उभरा नमूना होता है, उस उभरे नमूने पर हमने रंग लगाया है। अब वो रंग क्या होता है छप जाता है हमारे कपड़े पर और जिस तरह से हमारे ठप्पों पर डिज़ाइन बनी होती है, उसी तरह से हमारे वस्त्रों पर भी डिज़ाइन बन जाती है। तो यही आपका क्या होता है, यही आपका ठप्पा छपाई होता है। जितने अधिक रंगों का उपयोग करेंगे आप मानते हैं आपने जितने अधिक रंगों का उपयोग किया जाता है, हाथ के ठप्पे की छपाई उतनी अधिक महँगी होती है। मतलब अगर हमने एक ही रंग के नमूने छाप दिए हैं, तो क्या होगा? तो वो आपका उतना महँगा नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपने अनेक कलरों का, अनेक रंगों का उपयोग करके ठप्पा छपाई की है, तो वो आपका काफ़ी महँगा होता है। एक ही लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो नमूना होता है उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। अब कहाँ एक रंग लगा है, कहाँ हमने अनेक रंग लगाए हैं मतलब उसमें और रंग मिलाए हैं। तो इस प्रकार की छपाई में आपको परिश्रम भी बहुत लगता है और हाथ के ठप्पे की छपाई में नमूनों की जो आवृत्ति में थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाता है। ये विषमता ही हाथ के ठप्पे की छपाई की पहचान होती है। आपको पता है कि भारत में अभी भी अधिकांश गाँव में हाथ के द्वारा छपाई की जाती है। हम करते क्या हैं, तो एक समतल मेज़ होता है, उस मेज़ पर अपने कपड़े को बिछा लेंगे और कपड़े पर बिछाने के बाद जो हमारे पास ठप्पा होता है, ठप्पे को रंग में डुबो देते हैं और उसके बाद ले जाकर हम उसे अपने कपड़े पर छाप देते हैं, तो वही डिज़ाइन हमारे वस्त्रों पर लग जाती है। तो ये हमारी इस तरह से हम करते हैं ठप्पा छपाई, ठीक? अब दूसरी छपाई क्या आती है? दूसरी छपाई आपकी आ जाती है रोलर। रोलर छपाई क्या होती है या इसे ही आप कह दीजिए रोलर प्रिंटिंग।
तो ये भी आपकी ये जो रोलर प्रिंटिंग होती है, ये भी आपकी ठप्पा छपाई की ही तरह होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि आप इसे मशीन के द्वारा करते हैं। जो आपकी ठप्पा छपाई होती है, इससे हम कैसे करते हैं? इसे हम हाथ से करते हैं, लेकिन जो आपकी रोलर छपाई होती है, ये भी ठप्पे की तरह ही होता है, लेकिन हम इसका उपयोग मशीन के द्वारा करते हैं या मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उभरे हुए नमूनेदार बेलनों पर ये जो आपके बनाए जाते हैं ठप्पा-छपाई, जैसे हम लकड़ी के ठप्पे पर बनाते हैं, उसी तरह से आपके रोलरों पर भी नमूने बनाए जाते हैं और इन्हीं को रोलरों के द्वारा छापा जाता है। इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? इसीलिए आप इसे रोलर छपाई कहते हैं। और इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में आप हजारों मीटर के और रंगीनदार अनेक प्रकार के रंगों वाले वस्त्र तैयार कर लेते हैं। ये विधि आप हाथ से करते हैं तो ये आपकी जो हाथ से होती है महँगी होती है, लेकिन जो आप रोलर से करते हैं ये आपकी उस ठप्पा छपाई से सस्ती होती है। ठीक? अब रोलर छपाई में हाथ द्वारा अंकित ठप्पे के स्थान पर आप तांबे के बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब पर नमूने को अंकित कर लेते हैं। जिस तरह से आप ठप्पे पर रंग भरते हैं, उसी तरह से आप रोलरों पर भी रंग लगाते हैं और इससे क्या होता है, प्रत्येक बार बेलन के चक्कर के साथ नमूने भी दोबारा छपते चले जाते हैं। जिस तरह से आप बेलन घुमाते जाते हैं, नमूना आपका छपता जाता है। और इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या है? तो इसका आविष्कार 1785 ईस्वी में थॉमस वेल्स ने किया था। ध्यान रखिएगा, जो आपका ये रोलर छपाई है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था 1785 ईस्वी में थॉमस वेल्स ने किया था। ठीक? प्रारंभ में ये जो आपका रोलर होता है, हम इस पर 3 रोलर का प्रयोग करते हैं। जो आपके रोलर होते हैं, इनमें हम 3 रोलरों का प्रयोग करते हैं। पहला रोलर जो होता है, उस पर हम वस्त्र लगाते हैं। दूसरे पर हम क्या करते हैं? डिज़ाइन अंकित करते हैं और तीसरे रोलर पर आपका रंग भरा जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप रोलर छपाई करते हैं, इसमें आप कितने बेलन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। क्या? कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका रोलर छपाई होता है, ये किससे मिलता-जुलता होता है। तो ये आपके ठप्पा छपाई के ही समान होता है। दूसरा ये कि इसका आविष्कार किसने किया? तो थॉमस ने किया। कब किया? 1785 में किया। और इसमें कितने बेलनों का प्रयोग करते हैं हम? तो जो हम ये अपना रोलर छपाई करते हैं, इसमें हम 3 बेलनों का प्रयोग करते हैं। एक क्या करते हैं, एक वस्त्र के लिए करते हैं, एक डिज़ाइन के लिए करते हैं और एक रंग के लिए करते हैं। ठीक? तो ये आपको 3-4 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब बात की जाए अगले की, अगला है आपका द्विपक्षीय छपाई। अब ये द्विपक्षीय छपाई क्या है? मतलब डुप्लेक्स प्रिंटिंग। अब ये डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या है? तो इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई की प्रक्रिया एक साथ की जाती है, एक ही समय में संपन्न की जाती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आप आगे करेंगे, एक बार पीछे करेंगे। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप दोनों ओर वस्त्रों के दोनों तरफ छपाई एक साथ करते जाते हैं और ये जल्दी हो जाता है। जब आपका एक साथ हो रहा है दोनों तरफ, तो क्या होगा? तो ये जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से आपके वस्त्रों में समय भी कम लगेगा और आपके नमूने भी बन जाएँगे। इसके लिए लेकिन जो भी व्यक्ति प्रिंटिंग करेगा, छपाई करेगा, डुप्लेक्स छपाई करेगा, उसके लिए ये एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ताकि वो क्या करे, ताकि वो जो है नमूनों को अच्छे से बना सके। ठीक? ये तो हमारी रही डुप्लेक्स छपाई की बात। अब अगली बात जो हम कर लेंगे, वो कर लेंगे ब्लॉच प्रिंटिंग की। अब ये ब्लॉच प्रिंटिंग क्या है?
तो इस छपाई विधि में नमूने व पृष्ठभूमि को एक साथ ही छापा जाता है। मतलब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें जो आपकी पृष्ठभूमि है और आपका जो नमूना है, ये दोनों एक साथ ही एक ही समय में छापे जाते हैं। यह छपाई भी किसके द्वारा होती है? तो ये छपाई भी आपकी मशीन के द्वारा ही की जाती है। ये जो आपका ब्लाउज प्रिंटिंग है, ब्लाउज प्रिंटिंग के द्वारा आप सूती हो गया, लिनन हो गया, इन सब के वस्त्रों के लिए आप मुख्यतः इनके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? सूती हो गया, लिनन हो गया, इस प्रकार के वस्त्र के लिए आप यानी कि जो सेलुलोज़िक रेशे होते हैं, सेलुलोज़िक जगत के कपड़े होते हैं, उनके लिए आप इनका उपयोग करते हैं। ठीक? तो ये रही हमारी चौथी प्रिंटिंग की बात। अब जो हमारी 5वीं प्रिंटिंग है वो है आप स्प्रे छपाई या फिर एयर ब्रुश छपाई। अब ये एयर ब्रुश छपाई क्या है? ये हम सारी जो है छपाई के प्रकार पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम वस्त्रों पर छपाई करते हैं। एयर ब्रुश छपाई में क्या होता है या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? स्प्रे छपाई, स्प्रे प्रिंटिंग कहते हैं। तो इसमें स्प्रे छपाई में वस्त्र पर जो रंग को मशीनी एयर ब्रुश की सहायता से लगाते हैं और कपड़ों पर रंग की फुहार करते हैं। ये एक आपकी सस्ती छपाई होती है। साधारण ब्रुश या मशीन एयर ब्रुश से वस्त्र पर रंगों को स्प्रे करके प्रिंटिंग किया जाता है। स्प्रे का मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्प्रे मशीन के द्वारा आप जो है कपड़ों को प्रिंट करते हैं। ठीक? अब इस विधि द्वारा जैकार्ड एवं डॉबी बुनाई द्वारा निर्मित जो वस्त्र होते हैं जैसे सिल्क हो गया, ब्रोकेड हो गया, पाइल बुनाई से युक्त आपके तौलिया हो गए, इन सब की हम छपाई करते हैं। किसके द्वारा? ये आपके जो स्प्रे प्रिंटिंग होता है इनका। कैसे? जो आपके जैकार्ड हो गया, जैकार्ड बुनाई हो गई, डॉबी बुनाई हो गई, इन विधियों से जिन कपड़ों को बनाते हैं मतलब कि सिल्क, ब्रोकेड, पाइल बुनाई, तौलिया आदि इन सबको जो बनाते हैं आप स्प्रे एयर या स्प्रे प्रिंटिंग या फिर एयर ब्रश प्रिंटिंग के द्वारा इनकी रंगाई करते हैं। ये आपकी सस्ती छपाई होती है। इसमें पानी, अल्कोहल या अन्य कार्बनिक विलायक में घुले हुए जो आपके डायरेक्ट एसिडिक डाई होते हैं इनका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो जो आपके डायरेक्ट एसिडिक डाई होते हैं उनका उपयोग आप करते हैं। ठीक? तो ये हमारी 5वीं बात रही किसकी? स्प्रे छपाई के बारे में। अब अगली जो हमारी छपाई है वो कौन-सी है? अगली छपाई आपकी आ जाती है स्टेंसिल छपाई। छपाई के नाम ध्यान रख लीजिएगा पूछा जाता है आपसे। अब ये स्टेंसिल छपाई क्या है? तो छपाई की ये विधि आपकी जापान से निकली है। मतलब स्टेंसिल छपाई जापान की प्राचीनतम कला है। कहाँ की? जापान की प्राचीनतम कला है। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई का ही सुधरा हुआ रूप है। हमें पहले स्क्रीन छपाई पढ़नी थी, वो आपका शायद मैंने पीछे कर दिया है। कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं, ठीक? तो इस छपाई के लिए स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। इस विधि में आप क्या करते हैं? स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। स्टेंसिल बनाने के लिए नरम धातु, मोम के चिकने कागज या फिर गत्ते का उपयोग कर कर तथा डिजाइन बनाया जाता है। आप इसमें क्या करते हैं? तो इसमें आप ये जो स्टेंसिल बनाने के लिए आप कोई नरम धातु हो गया, मोम के चिकने कागज हो गए और फिर गत्ते हो गए या फिर आप गत्ते हो गए, इनका उपयोग करते हैं तथा इन पर डिज़ाइन बनाते हैं। अब बहुरंगी नमूने के लिए आप अलग-अलग स्टेंसिल बनाते हैं। स्टेंसिल छपाई भी ब्लॉक छपाई की तरह की जाती है, ठीक? ठप्पा मारकर। अब ये जो आपकी स्टेंसिल छपाई होती है, इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जापान की प्राचीनतम कला है। जो आपकी स्टेंसिल छपाई है, ये जापान की प्राचीनतम कला है और इसके लिए आपको स्टेंसिल का प्रयोग करना होता है। आप स्टेंसिल कैसे बनाते हैं? तो स्टेंसिल बनाने के लिए आपको नरम धातु की आवश्यकता होगी, मोम के चिकने कागज़ की आवश्यकता होगी, गत्ते की आवश्यकता होगी। इन सब से आप क्या बना सकते हैं? स्टेंसिल बना सकते हैं और उन पर नमूने बनाएँगे। अब आपको अगर अलग-अलग रंग की आवश्यकता है तो आपको अलग-अलग
स्टेंसिल बनानी पड़ेगी, ठीक। ये तो हमारी बात रही छठवीं प्रिंटिंग यानी कि स्टेंसिल की बात। अब अगली प्रिंटिंग क्या है हमारी? अगली प्रिंटिंग आ जाती है आपकी जो है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग, इसे स्क्रीन प्रिंटिंग ही ध्यान रखिएगा। ये स्क्रीन प्रिंटिंग जो है ये आपकी वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार करना होता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है। अब जब आप फ्रेम बना लेते हैं तो इस फ्रेम पर आप नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान देते हैं। जब सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने स्क्रीन प्रिंटिंग बनाने के लिए एक लकड़ी का फ्रेम बनाया। अब इसी फ्रेम पर आपने नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया तथा खड़िया, खड़िया का मतलब समझ रहे हैं? खड़िया का मतलब एक ऐसे चाक होता है। चाक के द्वारा नमूना अंकित करते हैं या ऐसे समझिए अगर आपने कपड़ा सिला होगा तो एक हम चाक का प्रयोग करते हैं, उससे क्या करते हैं? उससे हम निशान लगाते हैं। तो कुछ ऐसे ही आपका खड़िया होता है, उस खड़िया के द्वारा आप जो कपड़ा तनकर बाँधे रहते हैं, उस पर आप नमूना बनाते हैं। नमूना मतलब कि डिज़ाइन बनाते हैं। अब डिज़ाइन वस्त्र के जिस भाग पर छपाई नहीं करनी होती है या आप चाहते हैं वहाँ पर रंग ना लगे, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर कोई अवरोध लगा देंगे। अवरोध का मतलब जैसे मोम हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, आप उसको लगाकर वहाँ पर अवरोध लगा देंगे ताकि उस स्थान पर रंग प्रवेश ना करे। अब जब आप स्क्रीन को वस्त्र पर स्थिर रखकर आप रंग पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जब आपका तैयार हो गया, तो आप जो उसपे अवरोध लगा है, उसको आप छुड़ा देंगे। जो आपने अवरोध लगाया था कि रंग आपका ना चढ़े, तो रंग ना चढ़े इसके लिए आपने अवरोध लगाया। अब जब आपका रंग बाकी स्थानों पर चढ़ गया है, तो लास्ट में आप उस अवरोध को हटा देंगे, उसको चाहे धुलाई के विधि से हटाएँगे या फिर कोई उसकी और विधि होगी तो उस तरह से आप उसको हटा सकते हैं। ये होती है आपकी स्क्रीन छपाई होती है, ठीक? अब स्क्रीन छपाई के बाद कौन-सी आती है? डिस्चार्ज प्रिंटिंग। अब ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या होती है? डिस्चार्ज प्रिंटिंग आपकी इसे हम क्या कह सकते हैं? मतलब कि एक विरंजन विरंजन प्रिंटिंग भी इसको हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा लेकिन इसकी इंग्लिश ही विरंजन या फिर निष्कर्ष छपाई इसको बोलते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बोल रही हूँ आप डिस्चार्ज ही ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका हिंदी में भी लिखा आएगा। तो डिस्चार्ज छपाई क्या होता है? तो डिस्चार्ज छपाई में वस्त्र को पहले वस्त्र के रूप में ही रंग लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा वस्त्र पर नमूने अंकित करते हैं, जिससे नमूना वाले क्षेत्र पर रंग निकल जाता है। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि मान लेते हैं आप एक कोई वस्त्र है, पहले आपने वस्त्र को रंग लिया, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, हमने पहले इस कपड़े को रंग लिया। उसके बाद हमने क्या लिया एक ऐसा पदार्थ लिया, ऐसा रसायन लिया या यूँ कहें कि हमने ब्लीच लिया। अब हमने उस रसायन से जो है नमूना बनाया, जैसा हमें नमूना चाहिए होगा, जिस तरह की हमें डिज़ाइन चाहिए होगी। तो हम करेंगे क्या? हम उस पर नमूना लगाएँगे मतलब उस पर नमूना बनाएँगे और बाद में जो हमने वो ब्लीच लगाया था, जो हमने रसायन लगाया था, उस रसायन को हम हटा देंगे तो जो वहाँ से हटेगा रसायन, तो वहाँ पर डिज़ाइन बन जाएगी। नमूना आपका उभर कर आएगा, नमूना अच्छा लगेगा, ठीक? तो हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या करते हैं? तो डिस्चार्ज प्रिंटिंग में मतलब बस यही समझिए कि इसे विरंजक छपाई कहते हैं। पहले आप वस्त्र को वस्त्र के रूप में रंग लेंगे, उसके बाद आप उस पर कुछ रासायनिक पदार्थ के द्वारा नमूना बनाएँगे और नमूने वाले क्षेत्र से रंग निकल जाएगा। कभी-कभी आप क्षारीय रंग को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा रंग छाप देते हैं। तो जब आप कभी-कभी क्या करते हैं दूसरा रंग जब छाप देते हैं लेकिन अधिक सफ़ेद रंग ही रखा जाता है। जैसे आपको अगर बनाना है आपने कलर कोई लिया है तो आप अधिकांशतः जो है सफ़ेद रंग का ही प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है नमूने में बहुत अच्छी चमक आती है, ठीक? और यदि ये क्रिया आपकी सावधानी पूर्वक की जा रही है,
तो ये आपकी सावधानीपूर्वक क्रिया करेंगे तो ये छपाई आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट देगा, आप बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ज़रा भी असावधानी हुई, आपने चाहे उसकी धुलाई में या फिर उसकी सफाई में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की तो ये सही नहीं रहता है, ठीक? आजकल इस प्रकार की छपाई में कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हो गया, इस प्रकार की आप लेई का प्रयोग किया जा रहा है। जो आपके कास्टिक सोडा हो गए या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हो गया, तो इस तरह के लेई का प्रयोग करके हम जो है इनका उपयोग करते हैं और बाद में वाष्प देने की क्रिया भी करते हैं और वस्त्र को अच्छी तरह से खंगाला जाता है। इससे जो इसका जो हमने लेप लगाया, रसायन लगाया नमूने बनाने के लिए, वो सारे दूर हो जाते हैं और हमारा वस्त्र क्या होता है, चमकदार अच्छा कपड़ा हमें मिलता है। ये तो रही हमारे किसकी बात? ये रही हमारी डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग की बात। अब जो अगली बात है हम करेंगे अपने अवरोध छपाई की बात। अवरोध छपाई आपकी अभी 3 और बच रही है। अवरोध छपाई क्या होती है? अवरोध अवरोध का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक? अवरोध छपाई का मतलब होता है अवरोध छपाई में आप अवरोधक पदार्थों को बेलनों की सहायता से वस्त्रों पर नमूने के रूप में लगा देते हैं, जिससे वस्त्र पर अवरोध नमूना छप जाता है। जिस स्थान पर वस्त्र को नहीं रंगना या नहीं छापना है, वहाँ पर आप मोम पिघलाकर अवरोध के रूप में लगा देते हैं, यही आपका अवरोध होता है। तो हमने क्या बताया कि जो आप बेलनों में ये अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं, अवरोधक पदार्थ मतलब मोम भी आपका एक अवरोधक पदार्थ होता है। तो बेलनों पर आप अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं और ये वस्त्रों पर छप जाते हैं। बाद में इस वस्त्र को रंग के घोल में डुबो देते हैं, जिससे अवरोधक नमूने वाले स्थान पर आपका रंग प्रवेश नहीं करता है। जो आपने नमूना लगाया, जो नमूना बनाया और अवरोधक लगाया, उस पर आपके रंग प्रवेश नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपने अवरोधक लगाया है। नमूने के जो अतिरिक्त स्थान पर रंग लग जाते हैं, इसके पश्चात आप अवरोध को हटा देते हैं और जब आप उसको हटा देते हैं तो नमूना वहाँ पर बन जाता है। आप जो अभी-अभी आपने देखा डिस्चार्ज छपाई में पहले वस्त्र को रंगा जाता है, फिर उसके ऊपर रसायन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप अवरोध में क्या कर रहे हैं, इसमें आप पहले अवरोध लगा रहे हैं, दोनों का डिफ़रेंस समझिएगा। अभी-अभी हमने डिस्चार्ज प्रिंटिंग की बात की, वहाँ पर हमने सबसे पहले रंग को लगाया, रंग को लगाने के बाद हमने उस पर रसायन लगाकर डिज़ाइन बनाया, उसको हटाया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अवरोध छपाई में सबसे पहले हम अवरोध का प्रयोग कर रहे हैं। अवरोध के द्वारा हम वस्त्रों पर नमूने बना रहे हैं, उसके बाद उसको रंग में डुबो दे रहे हैं। बाकी जहाँ अवरोध नहीं लगा है, वहाँ पर आपके जो रंग हैं वो चढ़ जा रहे हैं और जहाँ अवरोध है, वहाँ पर नहीं चढ़ेगा। बाद में हम इसको साफ कर देंगे और जो है क्या होगा और ये आपका जो नमूना है वो उभर कर आएगा मतलब दिखाई देगा हमें। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा मेहंदी भी हम इसी तरह से लगाते हैं। कुछ मेहंदी हम ऐसे लगाते हैं कि पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं उस पर और फिर हम उस पर मेहंदी का लेप कर देते हैं और जहाँ पर हमारा डिज़ाइन जितना बना होता है, उसको हम खाली रखते हैं। तो जब हम उसको खाली रखते हैं, तो जब निकालते हैं, तो आपके डिज़ाइन क्या होते हैं, वो खाली-खाली जगह दिखते हैं। वहीं एक प्रिंटिंग और होती है आपकी, इस तरह से आपका पूरा वो मेहंदी का कागज़ है, आपने क्या किया, इस तरह से था और आपने यहाँ बीच-बीच में कोई डिज़ाइन बना दिया और हाथ पर रख कर पूरा मेहंदी का लीपा-पोती कर दिया। अब जब आपने मेहंदी को लीपा-पोती कर लिया, तो यहाँ पर आपके कलर नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये जो था आपका बीच-बीच में वहाँ पर डिज़ाइन आपकी बन जाती है। तो इसी तरह से आपकी ये अवरोध छपाई भी की जाती है, ठीक? अब अगली बात करेंगे हम बाटिक छपाई की। बाटिक छपाई क्या है? तो बाटिक छपाई ये समझिए कि इसका उद्भव कहाँ पर हुआ? अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी और हमने अभी तक पूरा टेक्सटाइल डिस्कस कर लिया, कहीं पर इसका ज़िक्र नहीं किया है। तो ये जो आपका बाटिक छपाई है, इसका उद्भव हुआ था जावा में, ठीक? ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी है। तो आप मुझे बताइए जावा कहाँ पर है?
जावा आपका किस देश में है? ये आपका काम है और हर कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप खोज कर ज़रूर बताएँगे कि ये जावा किस देश में है। हुँ? अब हम क्या बात कर रहे थे? जो आपकी बाटिक छपाई है, इसका उद्भव कहाँ हुआ? इसका उद्भव जावा में हुआ। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में ये क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। ये जो आपकी बाटिक विधि है ना, ये आपकी अवरोध छपाई से मिलती-जुलती है। उसमें पहले वस्त्र पर नमूना उतारा जाता है और जिन स्थानों पर रंग ना चढ़ाना हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन पर हम कोई अवरोधक चाहे वो पैराफ़िन हो या फिर मधुमक्खी का मोम हो, इन सभी का लेप लगाते हैं। इसके बाद वस्त्र को ठंडे रंग में डुबोते हैं। जिन स्थानों पर मोम नहीं लगा है, वे स्थान रंग का अवशोषण कर लेते हैं और बाद में आप सुखाकर इनमें क्या करते हैं, इसमें आप जो है ये मोम-वोम को हटा देते हैं और आपकी जो है रंग चढ़ जाती है। ये यदि एक से अधिक रंगों का उपयोग करना हो तो ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है आपको। अब कभी-कभी अंतिम बार में भी रंगते समय मोम को चिटका देते हैं। जब आप जैसे हमने मोम लगाया, तो जब आप अंतिम बार में रंगाई कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, तो आप जो है मोम को चिटका देते हैं। अब जब आपने मोम को चिटका दिया है, तो उसमें भी रंग भर जाएगा। जब उसमें भी रंग भर जाएगा, तो आपके मतलब जो आपका कपड़ा है ना, वो एक अलग ही डिज़ाइन देने लगता है, देखने में वो और भी आकर्षक लगने लगता है। तो ये आपकी विशिष्टता हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने लास्ट प्रिंटिंग यानी कि टाई एंड डाई की। टाई एंड डाई का मतलब बंधेज छपाई। बंधेज रंगाई के बारे में भी आपने सुना था। हमने बंधेज रंगाई की भी बात की थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं बंधेज छपाई यानी कि टाई एंड डाई की बात कर रहे हैं। इसमें नमूने वृत्ताकार रूप में होते हैं। वस्त्र को रंग में डुबोने से पहले वस्त्र में गांठें बांधी जाती हैं ताकि उन स्थानों पर रंग का प्रतिरोध ना हो सके। गांठ बाद में हम खोल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सब उनको जो नमूने होते हैं सबसे पहले जो बंधेज रंगाई होती है इसमें नमूने कैसे मिलते हैं आपको, तो वृत्ताकार नमूने मिलते हैं। वस्त्र को रंग में डुबोने से पहले हम वस्त्र को गांठें बाँध देते हैं और उन स्थानों पर रंगों का प्रतिरोध ना हो सके। बाद में हम गांठ को क्या करते हैं, इनको जो है रंगाई करने के बाद इसके जो गांठ को बाद में हटा देते हैं। ये आपके जो नमूने बनते हैं वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। वस्त्र में प्रत्येक बार नई गाँठ बाँधकर आप अलग-अलग रंगों में डुबोते हैं, जिससे विभिन्न रंगों के डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। ये भी आपका एक हस्तविधि होने के कारण महँगा होता है। जो आपका ये बंधेज छपाई है, ये हस्तविधि होने के कारण महँगा है। आप जो कार्य मशीन से करेंगे वो सस्ता होगा, लेकिन जिस पर आप हाथों से बनाएँगे वो महँगा होगा। क्योंकि इस विधि में आकर्षक डिज़ाइन तैयार होता है, तो ये रोलर छपाई में बंधेज नमूने की नकल भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके हाथ से आप रंगाई करते हैं, ये क्या होते हैं, महँगे होते हैं। आप देखेंगे अगर कोई कार्य जैसे आप दक्षिण भारत में जाएँगे तो जो ये नारियल होते हैं, वहाँ पर नारियल का हर तरह से उपयोग होता है। नारियल से आप नारियल का पानी पीते हैं, नारियल का हलवा खाते हैं, नारियल का तेल निकालते हैं, तेल में हर चीज़ को पकाते हैं। लेकिन जो नारियल की खोपरा होता है, क्या बोलते हैं हम? खोपरा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। जो मतलब जैसे कच्चा नारियल होता है तो उसको फोड़ने के बाद हमने बहुत बचपन में किया होगा, उसकी आँखों को ज़रूर फोड़ा होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप में से किस-किस ने नारियल में उसकी आँखों को फोड़ा है, ठीक? तो जो उसकी आँखों को फोड़ने के बाद उसकी जो खोपड़ी बचती है ना, उस खोपड़ी से भी वहाँ के लोग बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, शो पीस बनाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो वो वहाँ पर उसका उपयोग बहुत करते हैं, ठीक? तो ये हम किसकी बात कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे अपने छपाई की बात।
हमने क्या देखा? हमने छपाई का देखा और हमने आपको ये भी बताया कि जो हम हाथ से बनाते हैं, वो चीज़ें महँगे होते हैं। जैसे हमने बात की अभी कि दक्षिण भारत में नारियल बहुत होता है, तो वहाँ पर जो उसका खोपरा निकलता है, उसका भी हम क्या करते हैं, बहुत ही उपयोग करते हैं और उससे जो बनते हैं सामान, वो भी महँगे होते हैं। मतलब कुछ भी, कोई भी कार्य हो, चाहे हाथ की जरी, कढ़ाई, कुछ भी हो, जो हाथ से बनाए जाते हैं, वो महँगे होते हैं, वो सस्ते नहीं होते हैं। हाथ का बना हुआ सामान आपको महँगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है, उसमें श्रम भी अधिक लगता है और साथ ही साथ धन भी अधिक लगता है। लेकिन हाँ, हाथ का काम ही होता है और मशीन का काम मशीन का काम होता है, ठीक? जैसे अगर आप घर पर किसी को बुलाकर अपने हाथ पर मेहंदी लगवा रहे हैं, तो वो एक अगर कोई एक्सपर्ट है तो एक अच्छी मेहंदी लगाता है। वहीं अगर आपने जो ये चाइना वाली मेहंदी आती है, क्या बोलते हैं इसको? ठप्पा वाली, जो हम ठप्पा मरवाते हैं, वो अच्छी तो होती है लेकिन क्या वो उतनी टिकाऊ होती है? नहीं होती है, ठीक? तो ये थे आपके छपाई की बात। हमने अपने वस्त्रों पर परिसज्जा कर ली है, हमने परिसज्जा की बात कर ली। कल हमने देखा था रंगाई की बात, आज हमने छपाई कर ली। अब हमारा बच क्या रहा है? अभी हमारा बहुत कुछ बच रहा है। अभी हमें पारंपरिक वस्त्रों की बात करनी है, कढ़ाई की बात करनी है, साथ ही साथ हमें अभी धुलाई की बात भी करनी है। आपने क्लीन का नाम सुना होगा, हमें शुष्क धुलाई पढ़ना है और हमें अभी थोड़ा-सा बंधेज वगैरह के बारे में भी पढ़ना है। बाटिक छपाई के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ही लेनी है, ठीक? तो अभी आप क्या हैं, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। फिर हमें क्या करना है, इसी में हमें सिलाई मशीन के बारे में भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो हमें सिलाई मशीन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को अभी पढ़ना है, तो अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक? हम देखेंगे कल हमें क्या उठाते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कुछ। अभी तो इस वीक हमें अभी पढ़ना है, हमने 3 दिन थ्योरी की क्लास कर ली, ठीक है। लेकिन जो आप इस बार जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा मिस मत कीजिएगा। आपसे बार-बार बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, ख़ास करके आप डाई के चैप्टर से। डाई जो हैं आपके वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक, तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम नहीं जॉइन किया है, तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए। रात में 9 बजे आपको वहाँ पर क्विज़ मिलती है, तो आप उसे सॉल्व कर लिया कीजिए। बस आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, ना ही आपका वहाँ पर पैसा लगना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट वहाँ पर आपको देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है। ना तो वहाँ आपको कमेंट करना है, ना आपको लाइक करना है, ना ही कुछ आपको करना है। तो बस आपका पैसा नहीं लगता है, आप जाकर जॉइन कर लीजिए और जो क्विज़ बनाई जाती है उसे सॉल्व कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हों बातें तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, पैसा आपका नहीं लगता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर किसी को ज़रूरत है, आपके आस-पास में कोई है तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक? बस अब कल मिलते हैं नई क्लास में कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक? आज के लिए बस यही इतना, बाय बाय, टेक केयर।